सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 5, जिसका शीर्षक है शब्द रचना समास। समास का अर्थ है संक्षेप करना, अर्थात कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ व्यक्त करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। समस्त पद समास करने से बने शब्द समस्त पद या समासिक पद कहलाते हैं। समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। अब हम देखेंगे समास विग्रह। समासिक पदों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे समास के भेद। समास के निम्नलिखित 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अव्ययी भाव समास के बारे में। जिस समास में पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। समास करने के बाद पूरा शब्द अव्यय का कार्य करता है। इस समास के समस्त पदों में पूर्व पद आ तक, प्रति, प्रत्येक, यावत, तक के बिना, बिना, हर, प्रत्येक, यथा, अनुसार आदि होते हैं। जैसे समस्त पद है उपतट, पूर्व पद है उप और उत्तर पद है तट। तो समास विग्रह किस प्रकार से होगा? तट के समीप। ऐसे ही हर साल यानी कि हर जमा साल, पूर्व पद हर, उत्तर पद साल। इसको किस प्रकार से विग्रह करेंगे? प्रत्येक साल। ऐसे हम देखेंगे अव्ययी भाव समास में समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय होता है और उसके रूप में लिंग, वचन और कारक के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे समस्त पद में विभक्ति चिन्ह भी नहीं होता। अब अगला है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उसमें विशेषण, विशेष्य, एक शब्द विशेषण, दूसरा विशेष्य या उमय, उपमान का संबंध होता है। अर्थात दोनों में एक शब्द की उपमा दूसरे से दी जाती है या तुलना की जाती है। जैसे पहला पद विशेषण तथा दूसरा विशेष्य। समस्त पद है दुर्जन, पहला पद दुर, दूसरा पद जन। तो दुर यानी कि बुरा और जन यानी कि आदमी। तो एक हो गया विशेषण और एक हो गया विशेष्य का शब्द। ऐसे ही अगला है अष्ट धातु यानी कि अष्ट धातु। अष्ट क्या है? 8 और धातु क्या है? एक द्रव्य चीज। अब अगला है पहला पद विशेष्य तथा दूसरा विशेषण। मुनिवर, मुनि जमा वर, मुनियों में है जो श्रेष्ठ। ऐसे ही कवि श्रेष्ठ, कवि पहला पद, दूसरा पद है श्रेष्ठ, तो कवियों में है जो श्रेष्ठ। ऐसे ही अगला है पहला पद उपमान तथा दूसरा उपमेय। कमल नयन यानी कि कमल उपमान और उपमेय क्या हो गया? नयन। तो समास विग्रह किस प्रकार से होगा? कमल के समान नयन यानी कि नेत्र। ऐसे ही चंद्र बदन, उपमान हो गया चंद्र, उपमेय हो गया बदन। तो चंद्रमा के समान बदन यानी कि शरीर। अब देखेंगे हम पहला पद उपमेय तथा दूसरा पद उपमान। चरण कमल, तो चरण उपमेय हो गया, कमल क्या हो गया? उपमान हो गया यानी कि चरण रूपी कमल। ऐसे ही मुख चंद्र, मुख उपमेय, चंद्रमा उपमान, तो चंद्रमा रूपी मुख। अब अगला है हमारा तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच आने वाले परसर्गों का, के, की, को, के, लिए, से, में, पे, पर का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समस्त पद है राष्ट्र भक्ति। समास विग्रह किस प्रकार से है? राष्ट्र के लिए भक्ति।
और समस्त पद है राजकुमार, समास विग्रह है राजा का कुमार। कारक और उनकी विभक्तियों के नाम के अनुसार इस समास के निम्नलिखित 6 भेद किए गए हैं। पहला, कर्म तत्पुरुष समास। इसमें कर्म कारक की द्वितीया विभक्ति के चिन्ह को का लोप होता है, जैसे गृहगत घर को गया हुआ, धन प्राप्त धन को प्राप्त। ऐसे ही अगला है करण तत्पुरुष। इसमें करण कारक की तृतीय विभक्ति के चिन्ह से अथवा द्वारा का लोप होता है, जैसे शक्ति संपन्न शक्ति से संपन्न, अकाल पीड़ित अकाल से पीड़ित। अगला है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक की चतुर्थी विभक्ति के चिन्ह के लिए का लोप होता है, जैसे पाठशाला पाठ के लिए शाला, रसोई घर रसोई के लिए घर। अगला है अपादान तत्पुरुष। इसमें अपादान कारक की पश्चिमी विभक्ति के चिन्ह से अलग होने में का लोप होता है, जैसे कर्महीन यानी कि कर्म से हीन, देश निकाला देश से निकाला। अब अगला है हमारा संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक की षष्ठी विभक्ति के चिन्ह का, की, के, रा, री, रे आदि का लोप होता है, जैसे राजभवन राजा का भवन, भारतवासी भारत का वासी। अब अगला है हमारा अधिकरण तत्पुरुष। इसमें अधिकरण कारक की सप्तमी विभक्ति के चिन्ह में, पर, ऊपर आदि का लोप होता है, जैसे शास्त्र निपुण यानी शास्त्र में निपुण, आप बीती आप पर बीती। तत्पुरुष समास का एक उपभेद नए समास भी है। नया समास, जिस समास में पहला पद निषेधात्मक हो उसे नया तत्पुरुष समास कहते हैं। समस्त पद है असत्य और समास विग्रह है न सत्य। समस्त पद है अनंत और समास विग्रह है न अंत, यानी कि जिसका अंत ना हो। अब है द्विंद्व समास। द्विंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है, जैसे समस्त पद है राजा रानी, समास विग्रह है राजा और रानी, आय व्यय आय और व्यय। अगला है द्विगु समास। जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। यह समास समूहवाची भी होता है, जैसे सत सई यानी कि 7 सई यानी कि 2 का समूह, शताब्दी 100 वर्षों का समूह। अगला है हमारा बहुव्रीहि समास। जिस समास के समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास द्वारा रचित शब्द विशेषण का कार्य करता है। तो समस्त पद है गजानन, जिसका समास विग्रह होगा गज का है आनन यानी कि सिर, जिसका वह अर्थात गणेश। ऐसे ही श्वेतांबर, सफेद है वस्त्र जिनके वह अर्थात सरस्वती देवी। ऐसे ही अगला है कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में समस्त पद का एक पद दूसरे का विशेष होता है, जैसे नीलकंठ जिसका अर्थ है नीला कंठ, जबकि बहुव्रीहि समास में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं होता। इस समास में शब्दार्थ गौण होता है और भिन्नार्थक प्रधान हो जाता है, जैसे नीलकंठ नीला है कंठ जिसका वह अर्थात शिव। अब अगला है हमारा संधि और समास में अंतर। संधि में अक्षरों का मेल होता है किंतु समास में शब्दों का मेल होता है। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।